हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब सीएमए फाउंडेशन के नए सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग के जो भी एमसीक्यूज थे, जो भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो भी ट्रू फॉल्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो इलस्ट्रेशंस है सारी की सारी, मैं उनके भी वीडियोस आपको यहाँ पर यूट्यूब पर सारे के सारे दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि अगर किसी ने बिल्कुल बेसिक से सब कुछ अकाउंटिंग का काम सीखना हो, तो हमारे लेक्चर्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने अभी तक उनका फायदा नहीं उठाया, माय डियर फ्रेंड्स, वो हमें इस नंबर पर, मैं ये नंबर लिखने जा रहा हूं, इस नंबर पर वो हमसे कांटेक्ट करें और आपके लिए ज़बरदस्त अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए, सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटिंग के नए सिलेबस में जो ट्रू फॉल्स वाला हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स, वो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। हमने अभी पीछे 100 क्वेश्चंस जो किए थे, वो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो 100 क्वेश्चंस थे, उनका काम यहाँ खत्म हुआ। अब हम ट्रू फॉल्स की ओर चलने वाले हैं, राइट। तो लीजिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्टेट ट्रू और फॉल्स में अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है। बिजनेस के अंदर लेन देन होता है, उससे प्रॉफिट या लॉस, ये हमारा मेन मकसद होता है पूरी की पूरी अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर किसी बिजनेस की बात की जाए कि वो बिजनेस कैसा है, क्या है, तो सीधा सीधा क्या बोलोगे कि भैया अकाउंट्स दिखा दो। वो उसकी पूरी की पूरी कहानी बयान कर देगा। सो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स ये आंसर हो गया ट्रू। अगला क्वेश्चन है, लिखा है जी, प्रॉफिट और लॉस इज द कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट। बिल्कुल ठीक बात, अभी डिस्कस कर रहे थे हम ये बात कि अगर किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को नापना है, मेजर करना है, तो अकाउंटिंग मेजरमेंट केवल प्रॉफिट या लॉस से ही होती है। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर अगला पॉइंट आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। यस, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है। तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है और उसी को सारे के सारे इंडिया में फॉलो किया जाता है माय डियर फ्रेंड। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और फिर अगर कंपनीज की बात करें, तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से पॉइंट भी उसी से जुड़ा होगा। द शेड्यूल्स ऑफ अकाउंट कंपनीज एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑन द फॉर्म एंड द कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट भी। तो कंपनीज जो हैं, उनको किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाना है, वो पूरा का पूरा रास्ता कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स के रूप में दिया होता है। और मैंने आपको लॉज में ये सारी बातें बताई हैं जब भी मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा रहा था, या लेबर लॉ जब भी आपने पढ़े। जब कभी कोई लॉ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर पूरी की पूरी लिस्टिंग होती है, या तो या कैलकुलेशन के या प्रोफॉर्माज के पूरे आपकी डिटेल्स होती हैं, राइट। इसीलिए शेड्यूल्स को उसमें बनाया जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। लिखा क्या है, कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नो, इट इज नॉट कॉन्सेप्ट, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? प्रिंसिपल्स में कई सारी चीजें आ जाती हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेड होती हैं, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड चीजें जो भी होती हैं, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं कहलाती, वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। दैट इज वाई कंसिस्टेंसी जो हमें बताता है कि हमें सारे के सारे, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो भैया डेप्रिसिएशन का एक आपको मेथड चूज करना पड़ेगा, और लगातार कई सालों तक जब भी आप अकाउंटिंग बनाएंगे तो उसी मेथड को फॉलो करना चाहिए। उसी तरह से स्टॉक के वैल्यूएशन की बात कर ले, तो स्टॉक के वैल्यूएशन में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, या एट कॉस्ट या एट मार्केट प्राइस, आप जिस चीज को भी फॉलो करेंगे उसको जो है आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। दैट इज वाई ये एक प्रिंसिपल है, ना कि कॉन्सेप्ट। देयरफॉर ये स्टेटमेंट मेरे दोस्तों हो गई फॉल्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ गया, अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। ये कह रही है अकाउंटिंग, माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनी मेजरमेंट, आई एम सो सॉरी,
मनी मेजरमेंट में हमने सीखा कि केवल और केवल वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा विच आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। और इसमें लिखा है जी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। तो दिस इज मॉनेटरी एंड दिस इज ट्रू। अगर मॉनेटरी होता तो ट्रू लिखते, लेकिन नॉन मॉनेटरी लिखने के कारण ये फॉल्स हो गया। अब चलते आगे। जॉइंट वेंचर फॉलोज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल गलत बात है ये। जॉइंट वेंचर होते हैं जी शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे मान लो दो कंपनीज ने मिलकर एक कहा जी हम ये नेशनल हाईवे बनाएंगे, तो एक जॉइंट वेंचर है शॉर्ट पीरियड के लिए। उसके लिए आप मशीनें जो है ना या प्रॉपर्टी कोई खरीदते नहीं हो, तो वहाँ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स नहीं चलते, जिसको कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं। जॉइंट वेंचर्स में बेसिकली क्या होता है कि आपने एक बिजनेस किया, वो काम खत्म होते ही आप दोनों अलग अलग हो गए। तो जॉइंट वेंचर जो है वो करते समय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं किया जाता, जबकि इसमें लिखा है इट फॉलोज दैट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब चलता हूं आगे। लिखा है एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर व्हेन इट बेनिफिट्स द करंट पीरियड इन द करंट पीरियड। यस, अगर करंट ईयर में ही, करंट पीरियड में ही उसका बेनिफिट मिलता है तो ये रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर लिखा जी पेपर परचेज्ड फॉर यूज एज स्टेशनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो पूरी तरह रॉन्ग है, कोई एसेट थोड़ी बन रहा है आपका, ये तो एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। इन्होंने लिख दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। फिर लिखा जी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं अगर मशीनरी खरीदूं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, एसेट हो जाता। लेकिन ये मेरे दोस्तों है हमारी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर सेल, इसका मतलब मेरा बिजनेस ही मशीन्स का है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे टाटा जो है वो ट्रक्स बनाती है, राइट, टाटा कार्स बनाती है। आप और मैं अपने बिजनेस के लिए कार खरीद लें, हमारा कोई और बिजनेस है, कार्स का बिजनेस नहीं है, तो हमारे लिए वो एसेट बन जाएगा। लेकिन जिस बिजनेस में उन्हीं कारों को बेचने खरीदने का काम हो, माय डियर फ्रेंड, उनके लिए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अगर उन्होंने मशीन खरीदी और बेचने के लिए पर्पज से, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। फिर लिखा जी ग्रेचुटी एंड पेंशन पेड टू एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, ऐसा नहीं होता। ये तो हमें पहले ही मालूम होता है कि हमें जब भी एक व्यक्ति रिटायर होगा तो उसका ग्रेचुटी या पेंशन का पैसा देना पड़ेगा। तो ये हमें एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाना है, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। अ बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज अ रेवेन्यू रिसीट। यस, ये तो इनकम मानी जाती है, तो दिस इज ट्रू। फिर आ गया हमारे पास फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी इज टू बी ट्रेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल गलत। मैंने आपको समझाई थी ये बात कि जब भी कोई आप एसेट लेते हो तो उसको लाने का खर्चा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताए थे। जापानीज मशीनरी वाला एग्जाम्पल बताया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, ये फ्रेट पेड ऑन मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन, रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग डन एवरी 3 years इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हर 3 साल बाद अगर आप बिल्डिंग को पेंट करवा रहे हो, तो क्यों करवा रहे हो? ये उसकी मेंटेनेंस के लिए है या उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है इससे? कोई बोलिए यस और नो। माय डियर फ्रेंड्स, उससे कोई वैल्यू तो नहीं बढ़ती, क्योंकि जो पेंटिंग है, जो ये कलर करवा रहे हो आप, ये तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस का खर्चा है। तो जब भी कोई मेंटेनेंस का खर्चा होता है, माय डियर फ्रेंड्स, वो रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंडिचर कहलाता है। दैट इज वाई दिस इज ट्रू। तो जरूरी नहीं है कि आप हर साल व्हाइट वॉश करवाओ। 3 साल बाद कराया तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर तो नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। उसका एक्सपेंडिचर आप ये नहीं कह सकते जी रीपेंटिंग कर रहे हैं तो 3 साल तक उसका बेनिफिट मिल रहा है तो 3 टुकड़ों में बांट दो, ठीक है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि मेंटेनेंस हर साल ही चले, ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हो जी रीपेंटिंग करी तो जी 3 साल बेनिफिट देगी तो 3 सालों में बांट दो। जनरली ऐसा नहीं किया जाता अनलेस और अनटिल वो एक्सपेंडिचर बड़ा हो, ठीक है।
और बड़ा एक्सपेंडिचर अगर होता है तो हम उसे डेफर्ड रेवेन्यू बना देते हैं, ठीक है कि नहीं, कि चलो 3 साल का 3 साल में डिवाइड कर दो, वो डेफर कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। चलिए अब चलते हैं जी आगे। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट, कैपिटल नेचर रिसीट, यस बिल्कुल ट्रू है ये। फिर लिखा है अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग ₹15,000 एंड स्टैंडिंग इन द बुक्स एट 7250, 15,000 का खरीदा था, बुक वैल्यू 7,250 है, उसको 1,200 में बेच दिया, तो कैपिटल लॉस हुआ, यस कैपिटल लॉस हो गया। लेकिन क्या 4,750 का कैपिटल लॉस हुआ? द आंसर इज नो। 7,250 की चीज को 1,200 में बेच दिया तो 6,050 रुपए का लॉस हुआ, तो यहां पर अमाउंट गलत है, तो यानी ये फॉल्स हो गई। और 1,200 रुपए लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रह रहा है भैया कैपिटल रिसीट है, तो फॉल्स है पूरी तरह। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। चलते आगे। अ मोटर कार विच वॉज परचेज्ड फॉर 20,000 रुपीज had its book value 12,000 was sold for 17,000. The capital profit will be ₹5,000. तो आपने 20,000 में एक चीज खरीदी, 12,000 की उसकी बुक वैल्यू और 17 में बेच दिया, तो 12 चीज को 17 में बेचोगे, 17,000 कैपिटल नेचर की रिसीट हो गई, उसमें से कैपिटल प्रॉफिट 5,000 है, तो दैट मीन्स यहां कैपिटल प्रॉफिट 5,000 लिखा है, तो ये ट्रू है। आगे चलते हैं। राम हैज एसेट्स 20,000, लायबिलिटी 4,000, तो कैपिटल 16,000। द आंसर इज यस। क्यों? अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अगर एसेट 20,000 है, लायबिलिटी 4,000 है, तो भैया कैपिटल 16 ही होगी, तभी तो 20 बनेगा। दैट मीन्स दिस इज ट्रू। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, डेप्रिसिएशन लॉस है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू लूका पैसियोली, यस इटालियन मैथमेटिशियन थे लूका पैसियोली, उन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम बनाया था। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का जब चैप्टर करवाया था तो उसमें सारी डिटेल में बातें बताई थी कैसे किया था। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस हैव नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ, गलत बात है ये। नेटवर्थ यानी कैपिटल, तो भैया प्रॉफिट या लॉस से कैपिटल पर असर पड़ता है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नो इट्स अ पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का ही तो अकाउंट है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों ये पहला सेशन मैं यहां पर समाप्त करता हूं। हमारे ट्रू फॉल्स के अंदर पहले 22 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगला सेशन जब आएगा तो उससे अगले 22-25 क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन करता हूं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।